आज हम बात करेंगे जीनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। आज का हमारा टॉपिक है। जीनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया का मतलब है कि इस टॉपिक में हम हीमोफीलिया जो कि एक डिजीज है, इस डिजीज को हम जीनेटिक्स की बेस पर जो है वो स्टडी करेंगे। मतलब ये कि जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिजीज है इसको बॉडी में कौन सा जीन कंट्रोल करता है और वो जीन जो है वो नई नस्ल में कैसे ट्रांसफर होता है, या हीमोफीलिया इस डिजीज को कौन सा जीन कंट्रोल करता है और ये बीमारी जो है ये जेनेटिकली कैसे नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल होती है। तो ये हम इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का टाइटल है जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डिजीज है हीमोफीलिया, इसको कंट्रोल करने वाला जीन जो कि अलील्स पर मुश्तमिल होता है वो बॉडी में कहां पर मौजूद होता है। तो मेंशन किया गया है कि जो हीमोफीलिया है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफीलिया क्या है? ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ट्रेट से यहां पर मुराद है डिजीज के हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसको एक रिसेसिव अलील कंट्रोल करता है और वो रिसेसिव अलील कहां पर पाया जाता है? बॉडी में एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो पाया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहां पर फर्ज कर लें ये एक एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये एक अलील मौजूद है रिसेसिव, स्मॉल लेटर जो है रिसेसिव अलील मौजूद है स्मॉल एच। तो इसका मतलब ये है कि हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसको एक रिसेसिव अलील कंट्रोल करता है जो कि बॉडी में एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो ये अलील पाया जाता है। इसीलिए हीमोफीलिया को हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का नाम जो है वो देते हैं कि इस डिजीज को कंट्रोल करने वाला एक रिसेसिव अलील है जो कि एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। आप जानते हैं कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। दूसरी बात, हीमोफीलिया जो कि हमने कहा एक डिजीज है। अब इसमें होता क्या है? इस बीमारी में दरअसल होता ये है कि इस बीमारी में जो शख्स जो हीमोफीलिया का शिकार होता है उसका जो ब्लड होता है वो इंजरी के बाद प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो सकता। नॉर्मल पर्सन में जब ब्लीडिंग होती है इंजरी के बाद तो ब्लड जो है वो थोड़ी देर बाद क्लॉट हो जाता है जिससे वहां से ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। लेकिन हीमोफीलिया जो है ब्लड क्लॉट की वजह क्या होती है? ब्लड के अंदर कुछ ब्लड को क्लॉट करने के लिए कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड में मौजूद होते हैं। लिहाजा जैसे ही ब्लीडिंग होती है तो उन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से वो ब्लड वहां पर क्लॉट हो जाता है जिससे मजीद ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। लेकिन हीमोफीलिया इस बीमारी में मुब्तला जो पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड में ब्लड को क्लॉट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते। नतीजा क्या होगा कि ऐसे पेशेंट्स में जिनके ब्लड में ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स नहीं हैं उनमें क्या होगा कि जैसे ही इंजरी होगी तो उनका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो सकेगा और अगर फौरन उसको किसी तिब्बी मदद से उसको नहीं रोका गया तो ब्लीडिंग होती चली जाएगी और यूं उस छोटी सी इंजरी से ब्लड जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा और डेथ भी जो है वो हो सकती है अगर फौरन प्रॉपर कोई एक्शन या ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो सिंपली हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इस बीमारी में मुब्तला जो पेशेंट है
उसके ब्लड में चूंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं होते, लिहाजा ब्लड जो है ऐसे पेशेंट्स का क्लॉट नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में ब्लीडिंग होती चली जाती है, जो डेथ का बायस भी बन सकती है। अब हीमोफीलिया जो है ये 3 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ये 3 टाइप्स हैं हीमोफीलिया की। ज्यादातर जो हीमोफीलिया होता है पेशेंट्स में वो हीमोफीलिया ए होता है। तो 80% जो पेशेंट्स होते हैं हीमोफीलिया के वो ए का शिकार होते हैं। और हीमोफीलिया ए जो है ये कब होगा, जब दिस टाइप ऑफ हीमोफीलिया अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ फैक्टर 8। अच्छा, यहां पर मैं एक थोड़ा सा हम ब्रीफ सा हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, उनको बनाने के लिए कुछ अल्टीमेटली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको एक जीन बनाता है। सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूं। फर्ज कर लेते हैं कि ये वो जीन है जिसने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाना है। अब जीन डायरेक्ट ब्लड, अब ये जो जीन है ये डायरेक्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा। दरअसल ये जीन क्या करेगा, ये कुछ फैक्टर्स बनाना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर ये फैक्टर 5 बनाएगा। अब वो जो फैक्टर 5 बनेगा इस जीन से, वो 5 फैक्टर जो है वो आगे फैक्टर 6 बनाएगा। फैक्टर 6 जो है वो आगे फैक्टर 7 जो है वो बनाएगा। इसी तरह फैक्टर 8 बनेगा। तो इस तरह फैक्टर्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे। फैक्टर 11 बनेगा और आखिर में चल के ब्लड क्लॉट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बन जाएंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड को क्लॉट करने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जिनको अल्टीमेटली जीन ही कंट्रोल करता है। अब इनमें से अब ये सारे फैक्टर्स अगर बनेंगे तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स बन पाएंगी। अगर इनमें से एक भी फैक्टर जो है वो नहीं बन पाता या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन सकेंगे और यूं वो शख्स जो है वो हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। अब ये जो हीमोफीलिया ए जो है ये फैक्टर जो 8 होता है, फैक्टर 8 में प्रॉब्लम की वजह से होती है। अगर फैक्टर 8 में कोई अबनॉर्मेलिटी हो जाती है, फैक्टर 8 में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, यूं वो शख्स हीमोफीलिया ए का शिकार हो जाएगा। इसी तरह हीमोफीलिया बी जो है, इट अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ फैक्टर 9। अब फैक्टर 9 जो अगर नहीं बन पाता, फर्ज कर लें कि यहां पर फैक्टर 9 जो है वो मौजूद है, फैक्टर 9 में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फैक्टर 9 जब नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे और यूं वो शख्स जो होगा वो हीमोफीलिया बी का शिकार होगा। जबकि तीसरी जो टाइप है हीमोफीलिया सी, इट अकर्स ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फैक्टर 11। अगर ये जो 11 फैक्टर है ये नहीं बन पाता, अब फैक्टर 11 नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन सकेंगे। नतीजतन उस शख्स में क्या होगा, नतीजतन उस शख्स में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स ब्लड में मौजूद नहीं होंगी और वो यूं वो शख्स जो है वो हीमोफीलिया सी का जो है वो शिकार होगा। तो अब ज्यादातर जो हीमोफीलिया पेशेंट्स होते हैं उनमें हीमोफीलिया 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हीमोफीलिया ए पाया जाता है। 20% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हीमोफीलिया बी जो है वो मौजूद होता है और बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हीमोफीलिया सी जो है वो देखने को मिलता है। अब ये जो हमने हीमोफीलिया की ये जो 3 टाइप्स का जिक्र हमने किया है, इनमें से ये जो पहली 2 टाइप्स हैं हीमोफीलिया ए और बी, जो कि फैक्टर 8 और 9 में प्रॉब्लम की वजह से जो है वो
पैदा होती हैं ये डिजीजेस। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, इन सब फैक्टर्स को दरअसल बॉडी के अंदर जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं, जीन्स। अब ये जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है, ये दोनों जो हैं इनको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। तो ये एक्स लिंक्ड फैक्टर्स हैं। जबकि फैक्टर 11 जो है, इसको बनाने के लिए जो जीन्स हैं, जो अलील्स हैं, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर जो है वो मौजूद होती हैं। जैसा कि यहां पर वो मेंशन करता है कि हीमोफीलिया ए और बी जो है, ये दोनों ही क्या हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। मतलब कि हीमोफीलिया ए और बी को के जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को रिसेसिव अलील्स कंट्रोल करते हैं। और वो रिसेसिव अलील्स कहां पर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो पाए जाते हैं। वो कहां पर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो मौजूद होते हैं। जबकि सी जो है, हीमोफीलिया सी, इसका जो फैक्टर होता है वो भी एक रिसेसिव अलील ही होता है, लेकिन वो रिसेसिव अलील कहां पर पाया जाता है, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। तो फैक्टर 8, फैक्टर 9 जो है, इनको एक रिसेसिव अलील बनाता है। रिसेसिव अलील होगा तो ये फैक्टर नहीं प्रॉपरली जो है वो बन पाएंगे। तो इनको बेसिकली फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की जो एबनॉर्मेलिटी है, उसका ताल्लुक एक रिसेसिव अलील से होता है। और वो रिसेसिव अलील कहां पर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। जबकि हीमोफीलिया सी, जिसको अगेन एक रिसेसिव अलील ही कंट्रोल करता है, लेकिन वो रिसेसिव अलील जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो बाकी क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। अब चूंकि हीमोफीलिया सी जो है, ये इसका जो अलील होता है वो ऑटोसोम्स पर पाया जाता है, और ऑटोसोम्स हम जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। लिहाजा ये जो बीमारी है, चूंकि ऑटोसोमल अलील कंट्रोल करता है, इसीलिए बीमारी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। चूंकि हीमोफीलिया सी का जो अलील है वो ऑटोसोम्स पर पाया जाता है, और ऑटोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होते हैं। लिहाजा हीमोफीलिया सी जो है, ये मेल में भी हो सकती है और ये फीमेल में भी जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर हम हीमोफीलिया ए और बी की अगर हम बात करें, तो हीमोफीलिया ए और बी जो है, ये मेल्स में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। हीमोफीलिया ए और बी जो हैं, ये मेल्स में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स जो है वो मौजूद होता है, एक एक्स मौजूद होता है, और अगर उस एक एक्स पर अगर रिसेसिव अलील आ जाता है तो मेल में हीमोफीलिया जो है वो हो जाएगा। लेकिन फीमेल में चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब तक वो फीमेल दोनों कंडीशंस में हो, दोनों एक्स, जब तक उस फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर ये वाला अलील, हीमोफीलिया वाला रिसेसिव अलील नहीं होगा, तब तक उसमें डिजीज नहीं होगी। तो चूंकि फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लिहाजा फीमेल को एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होने की वजह से एडवांटेज होता है। लेकिन चूंकि मेल में सिर्फ एक एक्स होता है, लिहाजा अगर एक एक्स पर भी एक रिसेसिव अलील भी आ जाता है तो वो अपने आप को हीमोफीलिया की सूरत में शो कर देगा। लेकिन फीमेल में हीमोफीलिया तब शो होगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव अलील जो है वो मौजूद होगा, और ऐसे चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एक पर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली दूसरे पर जो है वो कैपिटल जो है वो डोमिनेट अलील मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर ज्यादातर फीमेल्स जो हैं उनमें ये केस जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं उनमें हीमोफीलिया बी और ए के चांसेस जो है वो कम होते हैं। वो मेंशन भी कर रहा है कि हीमोफीलिया ए और बी जो हैं ये मेल्स में ज्यादा होते हैं बनिस्बत फीमेल्स के, क्योंकि जो मेल है, अ मेल विद 1 अलील एक्सप्रेस द डिजीज। क्योंकि मेल में अगर हीमोफीलिया का एक ही अलील आ गया
तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा हीमोफीलिया की सूरत में। लेकिन फीमेल्स में अगर हीमोफीलिया ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए इट अकर्स ओनली व्हेन शी इज होमोजाइगस फॉर रिसेसिव एलील। जब फीमेल जो है वो क्या होगी, होमोजाइगस होगी दोनों रिसेसिव एलील्स के लिए। मतलब कि दो रिसेसिव एलील्स होंगे, होमोजाइगस कंडीशन बनेगी, तब ही फीमेल में हीमोफीलिया होगा। लेकिन नॉर्मली हमने कहा कि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। फीमेल्स में मोस्टली हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, लिहाजा मेल में चूंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लिहाजा मेल में एक अलील ही हीमोफीलिया को प्रोड्यूस करने के लिए काफी है। लेकिन फीमेल में चूंकि डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लिहाजा वहां फीमेल्स में एक अलील काफी नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। लेकिन फीमेल्स में ये डिजीज तब होगी जब वो रिसेसिव अलील के लिए जब वो होमोजाइगस होगी, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर जब ये स्मॉल अलील होगा तब ही फीमेल्स में हीमोफीलिया जो है वो जाहिर होगी। यहां पर अब हम बात कर रहे थे कि ये तो हमने डिस्कस किया कि हीमोफीलिया जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको डिफरेंट फैक्टर्स की अबनॉर्मेलिटी की वजह से पैदा होते हैं और उनको डिफरेंट जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब देखने के लिए कि फैमिलीज के अंदर हीमोफीलिया जो है वो कैसे मूव करता है, ये डिजीज फैमिलीज में कैसे मूव करती है, तो उसके लिए हमने यहां पर ये एक चार्ट ड्रा किया है। इसे हम पेडिग्री भी कहते हैं। पेडिग्री के एक फैमिली का एक हमने जनरेशन टू जनरेशन जो है वो एक चार्ट बनाया है, इसे हम पेडिग्री कहते हैं। तो ये हमारे पास जनरेशन 1 है, पहली नस्ल है, फिर उनकी अगली नस्ल है जनरेशन नंबर 2 है, फिर उनकी अगली नस्ल जो है ये जनरेशन नंबर 3 है। अब जो पहली जनरेशन है उसमें 2 इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, जो सेकंड जनरेशन है दूसरी नस्ल उसमें 3 इंडिविजुअल्स हैं, और जो तीसरी जनरेशन है उसमें 4 इंडिविजुअल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अब इस पेडिग्री में हम देखें तो नॉर्मली एक चीज याद रखें, पेडिग्री जब बनाते हैं तो उसमें जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ये मेल के लिए बनाया जाता है, और जो ये सर्कल होता है ये फीमेल के लिए बनाया जाता है। और ये जो लाइन होती है जो इनको आपस में अटैच करती है, इसे हम मैरिज लाइन कहते हैं। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये जो रेड कलर है, रेड कलर ये खतरे की निशानी है। इसका मतलब कि ये जो मेल है ये डिजीज का शिकार है, हीमोफीलिया का शिकार है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, फीमेल जो है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये जो ग्रीन कलर है जो ये नॉर्मल की जो है वो निशानी है, मतलब कि यहां पे जो फीमेल है वो नॉर्मल है, ठीक है, जबकि जो मेल है वो अफेक्टेड है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर मेल क्यों अफेक्टेड है, क्योंकि यहां पर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल एच जो है वो अलील, हीमोफीलिया अलील मौजूद है। लेकिन जो फीमेल हैं उनमें चूंकि दोनों ही नॉर्मल अलील्स हैं, लिहाजा फीमेल जो है वो नॉर्मल हैं। अब इस केस में एक देखा ये गया है कि अगर एक अफेक्टेड मेल एक नॉर्मल फीमेल से जो है वो मैरी करता है तो उनकी अगली नस्ल जो है, अब ये उनकी नेक्स्ट जनरेशन बनाई गई है जिसमें उनके जो है वो 2 बच्चे हैं, एक जो है वो सन है और एक जो है वो डॉटर है। एक मेल है और सेकंड जो है वो फीमेल है। अब जो मेल हैं वो यहां पर क्या है, नॉर्मल हैं, लेकिन फीमेल जो हैं, अब ये जो निशान होता है फीमेल के लिए, चूंकि हमने कहा था सर्कल इस्तेमाल किया जाता है, और यहां पे जो रेड सा डॉट नजर आ रहा है, छोटा सा रेड, तो ये कैरियर है। अब कैरियर से क्या मुराद है उसको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि जो मेल होता है, मेल फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम लेता है। मेल में जो वाई क्रोमोसोम होता है वो हमेशा फादर से आता है, जबकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में वो हमेशा मदर से आता है। अब वाई क्रोमोसोम यहां पर ये आ गया और मदर से एक जो है एक्स विद डोमिनेंट अलील वो यहां पर आ गया, एक क्रोमोसोम मदर से यहां पर आ गया। अब बाकी जो एक क्रोमोसोम बचेगा वो डॉटर में चला जाएगा। और याद रखें, जो मेल होता है वो अपने फादर से हमेशा वाई क्रोमोसोम लेता है,
जबकि जो फीमेल होती हैं, जो डॉटर होती है, वो अपने फादर से हमेशा एक्स क्रोमोसोम लेती है। तो यहां पर जो है ये वाला जो अलील है फादर का, ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये किस में दाखिल हुआ है? ये डॉटर में दाखिल हुआ है। तो डॉटर में चूंकि कैपिटल अलील मौजूद था, लिहाजा उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो ये जो फीमेल हैं, ये जो डॉटर हैं, ये बज़ाहिरी तौर पर नॉर्मल हैं, फिनोटाइपिकली नॉर्मल है, लेकिन जीनोटाइप के लिहाज से ये नॉर्मल नहीं है। जीनोटाइप के लिहाज से यहां पर हीमोफीलिया का अलील मौजूद है, लेकिन वो इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर सका क्योंकि यहां पे डोमिनेंट अलील मौजूद है। तो इन्हें हम कैरियर कहते हैं। कैरियर का मतलब कि ये जो फीमेल हैं बजाते खुद तो फिनोटाइपिकली नॉर्मल हैं, लेकिन चूंकि इनकी जीनोटाइप में हीमोफीलिया को प्रोड्यूस करने वाला अलील मौजूद है, तो लिहाजा ये कैरी कर रही हैं और ये क्या करेंगी? इसको अपनी अगली नस्ल में जो है वो ट्रांसफर करेंगे, इसलिए इनको हम कैरियर का नाम देते हैं। जैसे कि यहां पर देखें कि ये जो कैरियर डॉटर जो थी, इन्होंने ये जो कैरियर डॉटर थी, इन्होंने एक अफेक्टेड जो मेल थे उनके साथ जो है वो मैरी की। एक कैरियर डॉटर ने एक अफेक्टेड मेल से जो है वो मैरी की, तो उसके नतीजे में 4 जो हैं बच्चे जो हैं उनके पैदा हुए, जिसमें 2 जो हैं वो मेल हैं और 2 जो हैं वो फीमेल्स हैं। अब जो मेल हैं, मेल यहां से क्या हासिल करेंगे? वो अपने फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम जो है वो हासिल करेंगे, जो कि ये मौजूद है, जबकि मदर से जो है वो एक्स क्रोमोसोम हासिल करेंगे। अगर तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम है, अगर तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो है वो जो मेल है वो अपनी मदर से हासिल करता है, सन जो है, तो वो मेल नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ये वाला क्रोमोसोम जो है वो सन में चला जाता है, तो वो सन जो है वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो मदर से ये वाला क्रोमोसोम जाता है सन को, तो सन जो है वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर ये वाला क्रोमोसोम बेटे के अंदर सन में दाखिल होता है, तो वो मेल जो है वो अफेक्टेड होगा। सिमिलरली जो फीमेल्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो एक फादर से हासिल करती हैं और एक मदर से हासिल करती हैं। तो फादर से जो अलील जो क्रोमोसोम होगा, डेट इज एक्स स्मॉल एच, ये एक्स स्मॉल एच जो है वो मौजूद है, एक्स स्मॉल एच जो है वो मौजूद है। यहां पे कुछ मिस्टेक है कि यहां पे जो इंडिविजुअल हैं वो अगर हमारे पास जो हैं, यहां पर ये इंडिविजुअल जो हैं, ये एक्चुअली यहां पर गलती हुई है। यहां पर जो मेल हैं वो नॉर्मल हैं, यहां पर मेल जो हैं वो नॉर्मल हैं, ये मेल जो हैं ये नॉर्मल हैं, ये मेल नॉर्मल हैं। दोबारा इसको समझें कि एक कैरियर डॉटर जो हैं वो एक नॉर्मल मेल से जो है वो मैरी करती हैं, एक नॉर्मल पर्सन से मैरी करती हैं। तो नतीजे में क्या होगा? जो बेटे होंगे वो तो अपने फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम हासिल करेंगे, लेकिन मदर से अगर ये वाला क्रोमोसोम बेटे में दाखिल होता है तो सन जो है वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर ये वाला क्रोमोसोम दाखिल होता है तो सन जो है वो अफेक्टेड होगा। बिल्कुल इसी तरह अब हमने पढ़ा था कि जो डॉटर होती हैं वो एक एक्स फादर से हासिल करती हैं और एक एक्स जो है वो मदर से हासिल करती हैं। अब फादर में जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, मतलब कि ये अगर डॉटर हैं, अगर 2 डॉटर्स बनती हैं तो दोनों डॉटर्स को फादर से एक ही क्रोमोसोम ये वाला मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम, जो कि डोमिनेंट अलील के साथ जो है, डोमिनेंट अलील के साथ जो है वो मौजूद है। ये वो क्रोमोसोम है जो फादर से दोनों डॉटर्स में दाखिल हुआ है। अब अगर डॉटर में ये क्रोमोसोम भी दाखिल हो सकता है, अगर ये क्रोमोसोम दाखिल होगा तो वो डॉटर जो है वो नॉर्मल होगी, लेकिन अगर डॉटर जो है वो मदर से ये वाला रिसेसिव क्रोमोसोम हासिल करती हैं तो वो जो डॉटर होंगी वो भी फिनोटाइपिकली कैपिटल एच डोमिनेंट अलील की वजह से नॉर्मल तो होंगी, लेकिन उनके पास भी एक ऐसा अलील मौजूद है जो वो अपनी अगली नस्ल में ट्रांसफर, जैसे यहां पर आप देखिए कि ये जो डॉटर थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये हीमोफीलिया वाला अलील अपने फादर से हासिल किया और उसको अपनी अगली नस्ल में क्या किया, ट्रांसफर किया, इसलिए इनको हम कैरियर्स का नाम जो है वो देती हैं। तो हीमोफीलिया जो कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसमें जो हीमोफीलिया ए और बी जो कि मेल्स में ज्यादा होता है, ये जो करेक्टर होता है हीमोफीलिया ए और बी जो हैं, ये आप देखें अगर हम फैमिली जो कि हमने 3 जनरेशन तक ड्रा किए, इसमें ये जो करेक्टर है
ये मूव कर रहा है ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर टू अफेक्टेड सन। ठीक है, तो ये ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। अब इनके लिए ये जो बच्चे हैं, ये उनके जो हैं वो ग्रैंडफादर हैं। तो ये जो डिजीज मूव कर रही है, ये कैसे मूव कर रही है? ये ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर टू ग्रैंड सन मूव कर रही है। तो ये डिजीज जो है ये हमेशा फैमिली के अंदर ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं, जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, वो हमेशा फैमिलीज में हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम ग्रैंडफादर टू कैरियर मदर एंड फ्रॉम कैरियर मदर टू द अफेक्टेड सन। तो ये इस तरह इस फॉर्म में, अब इस तरह यहां पर भी क्या होगा, ये अगली नस्ल में कैरियर डॉटर होगी और उससे अगली नस्ल में जो है वो अफेक्टेड मेल होगा, ग्रैंडसन होगा। तो इस तरह ये जो डिजीज है हीमोफीलिया ए और बी, ये इस तरह जिग जैग मैनर में जो है वो फैमिलीज में ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन जो है, ये फैमिलीज जो है वो ये डिजीज जो है वो मूव करती हैं।